Assalamu alaikum dear students. Welcome in the second session of wireless networks course. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन जो है वो चैनल कैपेसिटी के हवाले से हम स्टडी कर रहे थे कि वायरलेस डोमेन में चैनल कैपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वहीं से डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था नाइक्विस्ट बैंडविड्थ। नाइक्विस्ट जो है वो कहते हैं कि फॉर बाइनरी सिग्नल्स चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू डबल ऑफ द बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ का डबल जो है वो कैपेसिटी होती है। और अगर हम मल्टीपल बाइनरी सिग्नल से हट के जेनेरिक बात करें, मल्टीपल सिग्नल लेवल्स की बात करें, तो चैनल कैपेसिटी का जो रिलेशनशिप है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चैनल कैपेसिटी C is equal to 2b log of m with base 2, where m is the number of discrete signals or voltage levels. उसके साथ साथ हमने बात की थी सिग्नल टू नॉइज रेशियो पे, रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर, के सिग्नल की पावर और नॉइज पावर ये रेशियो जो है इसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहते हैं। नॉर्मली इट इज डिस्क्राइब्ड इन डेसिबल्स एंड द फार्मूला टू रिप्रेजेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन डेसिबल्स इज SNR, signals to noise ratio is equal to 10 is equal to 10 log of signal power over noise power। इसके साथ साथ हमने देखा था कि नॉइज सिग्नल SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, कि सिग्नल लेवल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दी नॉइज लेवल। एंड नॉर्मली किसी भी रिसीवर के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो एक अपर बाउंड लिमिट इम्पोज करती है डाटा रेट के हवाले से। जब हम बात करते हैं नाइक्विस्ट फार्मूला की, तो उसने एक बड़ा एक सिंपल रिलेशनशिप दिया बैंडविड्थ क्या चैनल कैपेसिटी का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया विद रिस्पेक्ट टू बैंडविड्थ। अगर आप बैंडविड्थ चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बैंडविड्थ को इंक्रीज कर लें। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बैंडविड्थ को इंक्रीज करना इट इज नॉट टू मच सिंपल। अगर आप बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू रीएडजस्ट योर रिसीवर जो है उसको आपको दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बैंडविड्थ बढ़ाते हैं तो नॉइज लेवल इम्पेयरमेंट्स जो है आपके रिसीवर में वो ज्यादा आ जाएंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो नाइक्विस्ट थे उन्होंने चैनल कैपेसिटी में नॉइज जो है उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया। तो इसी जो चैनल कैपेसिटी का जो रिलेशनशिप था इसको फर्दर इंप्रूव किया। शैनन मैथमेटिशियन है, शैनन, उन्होंने एक हमें रिलेशनशिप दिया which can be described by the equation C is equal to B log of 1 plus signal to noise ratio। ठीक है, इन्होंने अब देखें ये बात जो कि इन्होंने कहा कि जो कोई भी चैनल है उसकी कैपेसिटी जो है वो बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करती है। ये आपके सामने इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें बी रिप्रेजेंट दी बैंडविड्थ प्लस नॉइज। तो इन्होंने चैनल कैपेसिटी को रिलेट किया विद बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम दैट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, ये तो एक थ्योरेटिकल। सर जो आपने प्रीवियस लेक्चर में जो चार इक्वेशंस थी एक साथ जो ग्राफ बना हुआ था चार का, सर वहां से समझ नहीं आई। वहां पे आपने जो इक्वेशन करवाई थी उसमें कंफ्यूजन है, ये इक्वेशन उसी से रिलेटेड है तो उसकी समझ नहीं आ रही, तो ये किस तरह से करेंगे? पहले काइंडली आप वो थोड़ी सी कर दें। ये स्लाइड देख रहे हैं, ये वाली इसकी बात कर रहे थे? नहीं सर, प्रीवियस स्लाइड, इससे जो आपने प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें जो स्लाइड थी ये वाली। सब और ग्राफ्स थे एक पेज, वो ग्राफ्स थे एक ही पेज पे, वो वाले देखिएगा यहाँ पे। यस सर, यही वाली सर। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था बेसिकली रिलेशनशिप के। देखें एनालॉग सिग्नल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल की जब हम बात करते हैं तो उसमें पैरामीटर्स जो होते हैं वो 3 पैरामीटर्स नॉर्मली होती है। एक एम्पलीट्यूड, ठीक है, वर्टिकल हाइट सिग्नल की जो होती है। ठीक है, ये मैं कर्सर ये कर रहा हूँ, इसको एम्पलीट्यूड सारी इसी से ही इक्वेशंस बनेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थी, ये क्लियर हो गई थी, फिर आगे भी हो जाएगी। तो ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। जी सर, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं हम? एक सेकंड में कितने साइकिल मुकम्मल करता है सिग्नल। ठीक है, एक साइकिल किसे कहते हैं? जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किया था आपने उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच गए तो इसको हम कहते हैं कि एक साइकिल मुकम्मल हो गया। जिस तरह मैं बात करूँ, कंप्लीट हो गया। हाँ जी, जिस तरह यहाँ पे ये कर्सर देख रहे हैं ना,
यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट लिया 0 पॉइंट से, एम्पलीट्यूड हमारा 0 है और हम राइज कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड से फिर राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, आप दोबारा यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे आके अगेन हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं कि 0 एम्पलीट्यूड है और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो हम पॉजिटिव साइड में हम दोबारा मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सिग्नल का एक साइकिल मुकम्मल हो गया। क्या हुआ? एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 1 सेकंड में सिग्नल जितने भी इस तरह के साइकिल मुकम्मल करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सिग्नल 1 सेकंड में 5 इस तरह के साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, 5 इस किस्म के साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमने बेसिकली, अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, ठीक है। दूसरी इसमें चीज होती है फेज। फेज हम कहते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि सिग्नल के टाइम के रेफरेंस से सिग्नल की पोजीशन क्या है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो 0 पॉइंट है, तो इस पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नल की पोजीशन क्या है 0, तो यहाँ पे हम सिग्नल का कहेंगे फेज 0 है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये देखिए ये वाला पॉइंट 0.5, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे सिग्नल की पोजीशन क्या है 45 डिग्री पे है। यहाँ पे बात करूं तो सिग्नल क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें 180 डिग्री, इस पॉइंट की बात करें 270 डिग्री एंड इट इज 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम फेज कहते हैं, फेज कहते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सिग्नल। सिग्नल की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, इसे फेज कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज का रिलेशनशिप हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है कि देखें यहाँ पे जो डायग्राम ए है इसमें हमने लिखा कि जी एम्पलीट्यूड 1 है, फ्रीक्वेंसी भी 1 है। फ्रीक्वेंसी 1 का मीनिंग क्या है कि सिग्नल इज कंप्लीटिंग 1 साइकिल इन 1 सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी भी 1 है। फेज 0 है, तो सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंगल कौन से फेज से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से। तो इसको देखें ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये वेव शेप हमारे सामने आई। देखें ये 0 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक साइकिल मुकम्मल हुआ। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 1 है, एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, और 1 अगर हर्ट्ज की बात करें तो मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर है, ठीक है। फेज देखें सिग्नल स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, रिलेटिव पोजीशन क्या है सिग्नल की 0 एंगल से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, हमने ये फ्रीक्वेंसी भी सेम रहने दी, f इज इक्वल टू 1, फेज भी 0 रहने दिया, सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज किया। एम्पलीट्यूड को हमने हाफ कर दिया, एम्पलीट्यूड पहले 1 था अब हाफ कर दिया। तो देखें एंगुलर पोजीशन भी 0 है, साइकिल भी ये कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में। हाँ फर्क कहाँ पे आया है, एम्पलीट्यूड हमने चेंज किया है, तो सिग्नल की जो हाइट है वो हाफ हो गई। थर्ड डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड को 1 रहने दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी को डबल करने का मीनिंग क्या है कि अब सिग्नल 1 सेकंड में पहले 1 साइकिल मुकम्मल करता था, तो अभी 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड है, ये देखें 1 साइकिल एंड इट इज सेकंड साइकिल, 1 सेकंड में 2 साइकिल मुकम्मल कर रहा है। बाकी एम्पलीट्यूड 1 था वो 1 रहा, फेज 0 डिग्री पे है वो 0 डिग्री पे ही रहा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब फोर्थ डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड भी 1 रहने दिया, फ्रीक्वेंसी अब हमने कहा ये 1 ही है, फ्रीक्वेंसी इज 1। हाँ अलबत्ता जो फेज है उसको हमने π/4, उसको हमने कर दिया π/4, π/4 मीन 45 डिग्री, कि जब सिग्नल स्टार्ट होगा 0 पॉइंट पे सिग्नल का जो एंगल होगा वो क्या होगा 45 डिग्री, π/4। तो ये देखिए सिग्नल स्टार्ट कहाँ से ले रहा है 45 डिग्री से। ये सिग्नल चला 1 सेकंड में 1 साइकिल मुकम्मल करना है, जैसे ये साइकिल मुकम्मल हुआ तो देखिए अगेन इस पॉइंट पे आके सिग्नल कहाँ पे है, अगेन इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लेके 1 साइकिल हमारा मुकम्मल हो गया, जिस एंगल से स्टार्ट हुए थे दोबारा उसी पॉइंट पे आप पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि फेज चेंज करने से क्या चीज मिली। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर बेसिकली हमने रिलेशनशिप शो किया था। जब हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो फेज चेंज करने से ये देखें क्या इफेक्ट आता है शेप, सिग्नल की शेप के अंदर, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है,
एम्पलीट्यूड चेंज करने से क्या इफेक्ट रहता है सिग्नल स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, चैनल कैपेसिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे। चैनल कैपेसिटी के हवाले से नाइक्वेस्ट फॉर बैंडविड्थ जो है, नाइक्वेस्ट फार्मूला यहाँ पे मैंने बात की कि हमारे पास सी चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू डबल ऑफ द बैंडविड्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बैंडविड्थ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो चैनल की कैपेसिटी क्या होगी 4 Mbps। अगर मैं चैनल की कैपेसिटी को डबल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ को डबल करना पड़ेगा। आई हैव टू डबल दी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अगर वो 4 मेगा में कर देता हूँ तो हमारे पास चैनल की कैपेसिटी 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम चैनल की कैपेसिटी की बात करें जेनेरिक टर्म्स के अंदर बात करें, मतलब बाइनरी सिग्नल से हट के जेनेरिक टर्म में बात करें, तो चैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू 2b log of m with base 2। कि देखें ये जो चैनल की कैपेसिटी है, अगर हम एक सिग्नल में मल्टीपल लेवल्स को इंटरप्रेट करने के काबिल हो जाएं, ठीक है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें कि देखिए बाइनरी सिग्नल उसके तो 2 ही लेवल होते हैं, 0 एंड 1। अगर हम किसी ऐसे सिग्नल को इंटरप्रेट कर लें जिसके मल्टीपल लेवल्स हों, ठीक है, तो फिर चैनल की कैपेसिटी हमारी क्या होगी 2b इंटू लॉग ऑफ m। तो चैनल की कैपेसिटी को फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एनी हाउ नाइक्वेस्ट ने जो चैनल की कैपेसिटी की बात की वो की कि अगर आप चैनल की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बैंडविड्थ डबल करनी पड़ेगी या सिग्नल के लेवल्स को आप इम्प्रूव करें। ठीक है, बैंडविड्थ जो है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सिग्नल टू नॉइज रेशो के हवाले से इशू आ जाता है, और अगर हम सिग्नल के जो लेवल्स हैं उनको ज़्यादा को इंटरप्रेट करें तो डेफिनेटली वी हैव टू रीडिज़ाइन द रिसीवर। तो हमें रिसीवर को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें ऐसा रिसीवर बनाना पड़ेगा जो एक से ज़्यादा सिग्नल लेवल्स को इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो फार्मूला वो शैनन ने इसी चैनल कैपेसिटी की इक्वेशन को फर्दर इम्प्रूव किया, और शैनन ने बात की चैनल कैपेसिटी की विद रिस्पेक्ट टू बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, शैनन का जो रिलेशनशिप है अबाउट चैनल कैपेसिटी, इट इज C is equal to B log of 1 plus signal to noise ratio। ये फार्मूला शैनन ने दिया चैनल कैपेसिटी के हवाले से। उन्होंने कहा कि चैनल कैपेसिटी बैंडविड्थ पे तो डिपेंड करती है, उसके साथ साथ सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो के ऊपर भी रिप्रेजेंट करती है। ये जो फार्मूला है ये बेसिकली मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो इसमें भी डेफिनेटली कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। प्रैक्टिकली जो चैनल कैपेसिटी अचीवेबल जो होती है वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि शैनन ओनली डिस्कस्ड अबाउट द थर्मल नॉइज। ठीक है, ये जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो के अंदर जो नॉइज को इसने कंसीडर किया शैनन ने, वो सिर्फ थर्मल नॉइज को कंसीडर किया। नॉइज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जस्ट एज थर्मल नॉइज, इम्पल्स नॉइज। ठीक है, तो इसमें बाकी जो नॉइज की टाइप्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया, सिर्फ थर्मल नॉइज को कंसीडर किया गया। थर्मल नॉइज किसे कहते हैं, नाम से जाहिर है हीट की वजह से जो नॉइज जनरेट होता है। हीट की वजह से कैसे नॉइज जनरेट होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि देखें हमारा जो सिग्नल है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर से किसी भी पाथ से। जब हमें पता है कि किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को, कंडक्टर को हीट अप करते हैं, हीट दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एजिटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एजिटेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एजिटेशन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये वाला जो नॉइज होता है इसको हम थर्मल नॉइज कहते हैं, इसको हम थर्मल नॉइज कहते हैं। तो शैनन ने सिर्फ और सिर्फ बात की थर्मल नॉइज के हवाले से। शैनन ने जो है वो बात नहीं की बाकी जो नॉइज की टाइप्स हैं, जस्ट लाइक इम्पल्स नॉइज, इसको अकाउंट नहीं किया। इम्पल्स नॉइज जो सर्ज एक स्पाइक्स आती हैं सिग्नल के अंदर, बहुत ज़्यादा सिग्नल इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा सिग्नल डिक्रीज हो गया, इस किस्म की डिस्ट्रक्शन को हम इम्पल्स नॉइज कहते हैं। तो उनको इसने अकाउंट नहीं किया इस इक्वेशन के अंदर। उसके साथ साथ इसने अटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन, डिले डिस्टॉर्शन, उनका जिक्र भी इसमें नहीं किया। यही वजह है कि शैनन का भी जो फार्मूला है इट इज आल्सो नॉट फुली प्रैक्टिकल, कि एक ये मैक्सिमम डाटा रेट तो है, आइडियल सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हैं कि शैनन ये बात की कि ये कैपेसिटी जो है वो आप अचीव कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट द प्रैक्टिकल रिलेशनशिप कि हम सिर्फ इतनी जो है वो अचीव कर सकते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो।
इसने सिर्फ थर्मल नॉइज की बात की। थर्मल नॉइज अनअवॉइडेबल होता है, ये होना ही होना होता है। बाकी जो नॉइज की टाइप्स इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बात नहीं की। ठीक है जी। अब शैनन कैपेसिटी फार्मूला के हवाले से ये एग्जांपल जो है स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। शैनन इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप ऑफ डाटा रेट विद बैंडविड्थ एंड नॉइज। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि उन्होंने रिलेशनशिप दिया जो चैनल की कैपेसिटी को रिलेट करता है विद बैंडविड्थ एंड नॉइज। इस चैनल की कैपेसिटी को अब दो तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, या तो बैंडविड्थ को इंप्रूव कर लें, इंक्रीज कर दें, या फिर सिग्नल टू नॉइज रेशो को इंप्रूव कर दें। सिग्नल टू नॉइज रेशो को अगर आप इंप्रूव कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब भी आप चैनल की कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। लोअर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3 मेगाहर्ट्ज, अपर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4 मेगाहर्ट्ज, और सिग्नल टू नॉइज रेशो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है 24। सिग्नल की स्ट्रेंथ और नॉइज की स्ट्रेंथ, इनकी जो रेशो है इट इज 24। तो सबसे पहले हम बैंडविड्थ निकालेंगे। तो बैंडविड्थ हमें पता है कैलकुलेट करने का फार्मूला, एब्सोल्यूट बैंडविड्थ का प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो इट इज 1 मेगाहर्ट्ज। इसके साथ साथ ही हमें पता है कि शैनन का जो इक्वेशन है उसमें हमें सिग्नल टू नॉइज रेशो डेसिबल में चाहिए, तो डेसिबल में हमने कन्वर्ट कर लिया सिग्नल टू नॉइज रेशो को। डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लॉग, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो को। जब इससे मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्नल टू नॉइज रेशो हमारे पास डेसिबल में आ जाती है, 10 इंटू लॉग ऑफ 24। तो ये हमने निकाला, तो हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशो आ गई 251। तो ये एग्जांपल के अंदर देखिए बैंडविड्थ हमने ली और सिग्नल टू नॉइज रेशो को हमने डेसिबल में कन्वर्ट किया। इस चीज को समझिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, सिग्नल टू नॉइज रेशो को हमने डेसिबल में कन्वर्ट किया। डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 10 लॉग ऑफ द सिग्नल टू नॉइज रेशो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लॉग लिया हमने 24 का विद बेस 10 और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 251 डेसिबल। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई हुई हैं, बैंडविड्थ भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशो भी आ गई हुई है। तो अब हम चैनल की कैपेसिटी के मैक्सिमम क्या हम डाटा रेट इस इन्वायरमेंट में अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शैनन फार्मूला। तो वो देखें हमारे पास आ गया C इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6। ये 10 रेज टू पावर 6 कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि हमारे पास जो बैंडविड्थ है इट इज इन मेगाहर्ट्ज, हमें हर्ट्ज में चाहिए ना, तो मेगाहर्ट्ज को लिखा हुआ है 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 1 प्लस 251 विद बेस 2। ये लिखने में थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे लॉग के अंदर ये जो 2 है इट इज इन सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट में रखिएगा, लॉग विद बेस 2 ऑफ 1 प्लस 251। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो बैंडविड्थ आ गई इट इज अबाउट 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप शैनन रिलेशनशिप के मुताबिक जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा ये दोबारा से बता दूं कि देखें ये एक ये जो नाइक्विस्ट फार्मूला है या शैनन फार्मूला है, ये हमें एक एस्टीमेट देता है, ये हमें एक एस्टीमेट देता है। ये प्रैक्टिकली हमें इतनी डाटा रेट नहीं हम हासिल कर सकते। ठीक है, ये समझ लें कि इट इज मैक्सिमम डाटा रेट दैट कैन बी अचीव्ड। तो प्रैक्टिकली हमेशा इससे लो ही होता है। लो क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, जिस तरह हमने बात भी की कि इसमें नॉइज की जो बाकी टाइप्स हैं उनको नहीं अकाउंट किया हुआ, अटेनुएशन को, इंटरफेरेंस को, इन चीजों को अकाउंट नहीं किया हुआ। बाकी जो इंपेयरमेंट्स होती हैं उनका जिक्र भी हम अगली स्लाइड में करेंगे, बाकी क्या क्या चीजें हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं वायरलेस डोमेन की, तो देखिए जब हम वायरलेस डोमेन की बात करते हैं तो वायरलेस डोमेन के अंदर हमारे पास रिसोर्स, हमने कम्युनिकेशन किस चीज को यूज करना है ट्रांसमिशन के लिए, इट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगली मजे की बात यह है कि देखें जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, जिसे कहते हैं ना कि रिसोर्स लिमिटेड है, उसी रिसोर्स को आपने यूज करना है, उसी रिसोर्स को आपने यूज करना है, काम सारे के सारे करने हैं। हमने नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करनी है, इंसानों की आवाज हमने सुननी है, AM रेडियो, ठीक है जी, FM रेडियो भी हमने सुना, टीवी की ट्रांसमिशन भी होनी है, हमारे पास मोबाइल की कम्युनिकेशन भी हमने करवानी है।
ठीक है, हमने कुछ बैंड रिजर्व भी करना है साइंटिफिक पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए भी रिजर्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास काफी सारे हैं, अलबत्ता बैंड स्पेक्ट्रम एक ही है जिसको यूटिलाइज करते हुए हमने ये सारे के सारे काम करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है ये आपके सामने है, यू कैन सी 3 किलो हर्ट्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और इट इज अप टू 300। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से। तो जब हम वायरलेस डोमेन के अंदर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मीडियम हमारे पास क्या अवेलेबल है, मीडियम इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ तक है, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है 3 किलो हर्ट्स टू एक्सा हर्ट्स, 300 एक्सा हर्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं जो अवेलेबल हैं, जो ना कम जिनको हम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, यही रिसोर्स अवेलेबल है, इसको यूटिलाइज करना। ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है जी, हमने कम्युनिकेशन डिफरेंट पैटर्न की है, सारी की सारी डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिकेशन है उसको हमें कंडक्ट करना है। स्पेक्ट्रम यही अवेलेबल है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि डेफिनेटली अगर हम एक फ्रीक्वेंसी है वो हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें डेफिनेटली किसी और टाइप की कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं कर सकेंगे। क्यों? अगर करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी इंटरफेरेंस, फिर कोई समझ आने वाली बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रम है, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है। Low frequency is from 30 kilohertz to 300 kilohertz. Medium frequency is from 300 kilohertz to 3 megahertz. High frequency is from 3 megahertz to 30 megahertz. And very high frequency is from 30 megahertz to 300 megahertz. And ultra high frequency is from 300 megahertz to 3 gigahertz. And from super high frequency is from 3 gigahertz to 30 gigahertz, and extra high frequency is from 30 gigahertz to 300 gigahertz. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। इससे आगे अभी हम अगर बात करें टेरा हर्ट्स, पेटा हर्ट्स एंड एक्सा हर्ट्स, ये भी हैं, इनके भी हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिनको हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करना है। ठीक है, अच्छा जब मैं स्टूडेंट था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने क्वेश्चन किया था कि सर ये 3 किलो हर्ट्स इससे बिलो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्यों इंक्लूड नहीं किया? बता सकता है भाई कोई स्टूडेंट कि क्यों नहीं इंक्लूड किया हमने? 3 किलो हर्ट्स से क्यों नहीं इंक्लूड करते? बिलो 3 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया? जी जी, तो ना इसका देखिए, हमारा जो नॉर्मल ऑडिबल रेंज है एक ह्यूमन ईयर की, हम जो आवाज़ सुन सकते हैं नॉर्मल, हमारे कान की जो कैपेसिटी है वो रेंज जो है वो है फ्रॉम 5 किलो हर्ट्स टू 15 किलो हर्ट्स। नॉर्मल प्रैक्टिकली जो एक नॉर्मल यंग आदमी होता है उसकी नॉर्मली होती है 14 किलो हर्ट्स, ये ऑडिबल रेंज होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं जिसको हमने ट्रांसमिशन के लिए यूज करना है। तो बिलो 30 किलो हर्ट्ज की हम बात करें तो वो ऑडिबल रेंज में आ जाता है जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम उस फॉर एग्जांपल फॉर से कि अगर हम 30 किलो हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ट्रांसमिशन करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? जी बता सकता है कोई क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारी जो बात हम एक दूसरे की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो फिर ये नहीं होगा, फिर आप नॉर्मली जो नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन है वो भी इंटरफेयर होना शुरू हो जाएगी। तो फिर हमें उसके साथ भी डिफरेंट किस्म के नॉइज बैकग्राउंड में जो है वो आने थे। तो इसलिए हमने वो जो हमारी नॉर्मल ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर की, उस रेंज को निकाला हुआ है। इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, ये नहीं है कि ये शुरू से ही सारी की सारी पता थी। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ते आए हैं इंफ्रारेड रेज कब जो है वो डिस्कवर हुई, एक्स रेज, गामा रेज, तो ये सारी की सारी पहले ह्यूमन इंट्रोडक्शन इनका नहीं था,
के साथ साथ ही आती रहें और फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या नॉर्मली हम कैसे यूज करते हैं। इसमें ये कुछ स्लाइड के ऊपर भी लिखा हुआ है AM रेडियो। ठीक है जी, इसमें इसकी अगर हम बात करें तो AM रेडियो के लिए हम इसको यूज करते हैं नॉर्मली मीडियम फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो हमारा रेडियो है उसके लिए। आजकल नॉर्मली वो रेडियो वैसे ही मखदूश हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए, यूज नहीं होते। आजकल FM रेडियो जो है वो नॉर्मली यूज होता है। तो FM रेडियो के लिए हम नॉर्मली 88 to 108 मेगाहर्ट्ज रेडियो यूज करते हैं, हमें पता है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रीजन में आता है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, टीवी उसको वो भी इसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो नॉर्मली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रीजन के अंदर होती है। ठीक है, इट इज नॉर्मली 42 मेगाहर्ट्ज टू 260 मेगाहर्ट्ज। ये नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल टीवीज होते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है वो इस रेंज के अंदर होती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो केबल टीवी है उसकी अगर हम बात करें तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में चला जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन नॉर्मली ये UHF बैंड के अंदर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर आता है। ठीक है, इट इज फ्रॉम 0.5 गीगा टू 2.3 गीगाहर्ट्ज। ये जो ये बैंड है इट इज रिजर्व फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बैंड है जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, ये बैंड किसके पास होता है? PTA के पास। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उन्होंने फिर फिक्स्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंड्स फिर फर्दर आगे डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज को सेल आउट किए हुए होते हैं। लाइसेंस दिया हुआ है कि आप फलां फ्रीक्वेंसी पे से भारत वाले कम्युनिकेट करेंगे, फलां कंपनी पे फॉर एग्जांपल फोन वाले कम्युनिकेट। इसीलिए उन दोनों के आपस में नॉर्मल इंटरफेरेंस भी नहीं होती क्योंकि उनको फिर इंडिपेंडेंटली एलोकेट किए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2.4 गीगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी बैंड ये नॉर्मली हम यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर, और 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेशली हम यूज करते हैं वायरलेस लैन के अंदर, WLAN के अंदर। वायरलेस इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हैं इट इज विद द हेल्प ऑफ, ये किस फ्रीक्वेंसी पे यूज ऑपरेट करते हैं नॉर्मली 2.4 to 2.4835 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, नहीं इसके साथ साथ 5 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इस पे हम नॉर्मली जो है यूज कर रहे होते हैं। कॉर्डलेस फोन के लिए ये नॉर्मली बैंड रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, उससे आगे अगर हम चले जाएं तो इंफ्रारेड लाइट्स हैं 1 टेराहर्ट्ज से होती है। विजिबल जो लाइट, विजिबल जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो शुरू होती है अबाउट 30 टेराहर्ट्ज से स्टार्ट होती है। ठीक है, above 300 गीगाहर्ट्ज एक्स रेज जो हैं, ठीक है 30 एक्साहर्ट्ज पे गैमा रेज जो हैं वो जो हैं ठीक है वो अवेलेबल है। तो देखें ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि देखें इनमें से हर टाइप की कम्युनिकेशन को हमने एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर रखा हुआ है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये नहीं है कि ये बस जी हमारा दिल या जिस तरह मर्जी हम यूज कर लें, हमारा स्पेक्ट्रम है इसको जैसे हम मर्जी हम यूज कर लें, तो इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, हर टाइप की कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सूट करती है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है जो लो फ्रीक्वेंसी पे सूटेबल है, एक टाइप की कम्युनिकेशन है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे सूटेबल है, एक टाइप की कम्युनिकेशन है जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे सूटेबल है। तो उनकी जो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन फ्रीक्वेंसीज को उन्हीं बैंड्स के अंदर हमने नाम रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम आगे हमारी डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा आएगा कि जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 2G 3G स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे या नेटवर्क्स की बात करेंगे GPRS वगैरह की, वहाँ पे भी हमारे डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो देखें सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए हमने क्यों जो है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो रीजन है इसको क्यों चूज किया, ठीक है, या WLAN के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज को क्यों रिजर्व किया, ये बातें फर्दर भी सामने आएंगी। ये जो बैंड्स हैं, ये एलोकेशन जो है, बैंड्स एलोकेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, उस हिसाब से ये अदरवाइज आप देखें छोटी सी
अब अगर हम फॉर एग्जांपल, फिर क्या होता है अगर हम फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट हम अगर ट्रांसमिशन करना शुरू कर दें, कि अभी तो हमें कम्युनिकेशन नज़र नहीं आती ना कि हमारा सेल से कैसे वेव्स जो हैं वो जा रही हैं, कैरियर के तौर पे हमारे डाटा को लेके जा रही हैं, ये नज़र नहीं आती। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल पॉसिबल तो नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करेंगे हमने ट्रांसमिशन शुरू कर दी अबव 30 टेराहर्ट्ज़ पे हम ट्रांसमिशन शुरू कर दें, फिर क्या होगा? हाँ, फिर ये एक एडवांटेज जरूर होगा कि हमें अपना मैसेज जाता हुआ विजिबल रीजन में आ जाएंगे ना, विजिबल रीजन के अंदर, तो हमें अपने सिग्नल जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, 30 टेराहर्ट्ज़ पे जो सिग्नल की कलर होता है रेड होता है, तो रेड शेप में हमें सिग्नल जो है वो नजर आना शुरू। तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम जब वायरलेस डोमेन की बात करते हैं, हमने नाइक्वेस्ट फार्मूला में भी देखा, शैनन कैपेसिटी के हवाले से भी बात की, तो वायरलेस डोमेन के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं जिनको हमें देखना पड़ता है जब भी हम कम्युनिकेशन सेटअप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी कंसिडरेशंस होती हैं। दो मेन फैक्टर्स हैं जिनको हमें स्पेशली कंसीडर करना पड़ता है व्हेन वी डिजाइनिंग ए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, and these two fundamental aspects of wireless communication are channel feeding and interference. Channel feeding and interference. अच्छा, चैनल के उसके हवाले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से देखें, जब अगर वाइड डोमेन के अंदर हम बात करें, अगर आपने नंबर ऑफ यूजर या उसको बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा केबल्स करके हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वायरलेस डोमेन में जब ऐसा नहीं। ठीक है, तो दोबारा इस स्लाइड की तरफ आते हैं कि जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तो दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। इट इज चैनल फीडिंग एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल फीडिंग क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें देखना है कि वाकई ही, और हमें खुद को कन्विंस करने की भी कोशिश करनी है कि वाकई आपको लगता है कि वायरलेस डोमेन के अंदर ये वाकई चैलेंजेस हैं। चैनल फेडिंग किसे कहती है? चैनल फेडिंग, चैनल का फेड होना। ठीक है, फेड होना, चैनल जो हमारा चैनल हम किसे कहते हैं? फॉर ये बात मुझे क्लियर करनी, ये हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ये चैनल चैनल चैनल। ठीक है, जब हम वायर्ड डोमेन की बात करते हैं तो एक केबल चैनल होता है। जब हम वायरलेस डोमेन की बात करते हैं तो वो कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन, उसको हम एक चैनल कहेंगे, उसको हम एक चैनल कहेंगे। तो चैनल फेडिंग से मुराद क्या है कि हमारा सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर रहा, नॉइज ज्यादा हो जाता है, इसको चैनल फेडिंग है। ठीक है, अब ये जो चैनल फेडिंग है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से चैनल फेडिंग होती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है। उसमें सबसे मेन बात दैट इज ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल फिनोमेना इज मल्टी पाथ फेडिंग। मल्टी पाथ फेडिंग, मल्टी मैनी पाथ, डिफरेंट पाथ। ये वो होता है कि देखिए आपका जो सिग्नल है वायरलेस, जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल सिग्नल होता है उसको आप बाउंड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर पाथ से ट्रेवल करके रिसीवर तक जाएगा। ठीक है, हमारा जो सिग्नल है इट कैन ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स एंड रीच एट द डेस्टिनेशन। एक सिग्नल है, ठीक है, वो स्कैटर हो गया, डिफरेंट पाथ से चलता हुआ रिसीवर तक पहुंचा। ठीक है, ये डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होगा, हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चैनल की फेडिंग होती है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी क्यों होता है? देखिए, जब वायरलेस एयर इंटरफेस के अंदर आप ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। ठीक है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो सिग्नल को स्कैटर करते हैं, सिग्नल को स्कैटर करते हैं, हमारा सिग्नल स्कैटर हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, आइनोस्फीयर एक लेयर है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, वहां से रिफ्लेक्शन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब उसको स्ट्राइक करती हैं तो सिग्नल डिफरेंट डायरेक्शन रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं वो सेलुलर कम्युनिकेशन की, वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो नॉर्मली हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में बात कर रहे हैं। जब हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो हमारी वेवलेंथ बिल्कुल माइक्रो हो जाती है, वो स्मॉल हो जाती है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट
इफेक्ट होती है, ठीक है। तो हमारे डस्ट पार्टिकल जो है स्पेस के अंदर वो स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन काज करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ नमी, ठीक है, मॉइस्चर पार्टिकल जो है, मॉइस्चर वो जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्रिएट करते हैं। एटमॉस्फेरिक डक्टिंग होती है, ठीक है। एयर जो सिग्नल को एक पर्टिकुलर एयर सरफेस के साथ फोर्स करती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे फिनोमेना हैं जो मल्टीपाथ फीडिंग सिग्नल को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करने में जो है वो काज बनती है, उनकी वजह से मल्टीपाथ फीडिंग होती है, ठीक है जी। तो मल्टीपाथ फीडिंग क्या हुई, इस आपका सिग्नल जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ से ट्रेवल करके नहीं आ रहा, बल्कि आपका जो सिग्नल है वो डिफरेंट पाथ से ट्रैवल करके रिसीवर तक पहुंचता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब आप अरेंज करते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी हद तक डाउन होती है एज कम्पेयर टू नॉइस, ठीक है जी। तो वो उसकी रीज़न भी मैंने बता दी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ट्रीज हैं, इनसे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती है, स्कैटरिंग होती है। तो इन फिनोमेना की वजह से मल्टीपाथ फीडिंग होती है। उसके साथ साथ सेकंड फैक्टर चैनल फीडिंग के हवाले से जो है वो है पाथ लॉस व डिस्टेंस अटेन्यूएशन। हमें पता है कि जिस तरह सिग्नल डिस्टेंस ट्रेवल करता जाता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ये नॉर्मल नेचुरल लाइट फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। जैसे हम एक बाल को थ्रो करते हैं, हिट करते हैं, जैसे जैसे आगे जाती है इसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, पावर कम होती जाती है। तो ये है चैनल फीडिंग विद रिस्पेक्ट टू पाथ लॉस। जैसे जैसे हमारा सिग्नल ट्रेवल करता जाएगा, सिग्नल क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, सिग्नल की पावर गिरती चली जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ है शेडोइंग बाय ऑब्स्टेकल्स, डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, टॉप्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो जो हैं चैनल हमें हमारा जो सिग्नल है उनकी साथ ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा जो सिग्नल है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पैदा होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं, हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं हमारे सिग्नल, जो हमारे सिग्नल को वीक करने में जो है वो मदद करती है। ये चैनल फीडिंग है जिसकी वजह से हमारा जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है जिसको हमने सामने रखा है। एंड द सेकंड चैलेंज इज द इंटरफेरेंस। नॉर्मली इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। एक ट्रांसमीटर ने डाटा सेंड किया फॉर सर्टेन रिसीवर। अब देखिए वो जो रिसीवर है वो एक इंटेंडेड ट्रांसमीटर वाली जो फ्रीक्वेंसीज तो उस रिसीवर में इंटर हो ही रही होती हैं, उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड सिग्नल्स जो हैं या किसी दूसरे ट्रांसमीटर की ट्रांसमिशन जो रिसीवर रिसीव कर लेगा, इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ये मल्टीपल इंटरफेरेंस कैन बी फ्रॉम सिंगल मल्टीपल ट्रांसमीटर टू ए कॉमन रिसीवर और फ्रॉम मल्टीपल ट्रांसमीटर्स टू ए मल्टीपल रिसीवर्स, ठीक है। हमें पता है ना, नहीं देखें कि रिसीवर इस हवाले से पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि रिसीवर का कॉन्सेप्ट क्या है। रिसीवर का कॉन्सेप्ट है कि आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन की है, कोई भी आपने रिसीवर जो डिजाइन करना है, आप इस ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के को सामने रखते हुए रिसीवर डिजाइन करेंगे। तो आपका रिसीवर क्या करेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज में, बैंडविड्थ के अंदर आती होगी उस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसीज के अंदर ड्रिफ्ट आता है, ये जो आगे हमने ऊपर बात की है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स चैनल फीडिंग के हवाले से बात, इनकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो एक ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी दूसरे रिसीवर रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इन दोनों चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपको स्पेशल कंसिडरेशन करनी पड़ती है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं। वो कंसिडरेशन होती क्या है, देखिए अगर चैनल फीडिंग की हम बात करें, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है। देखिए चैनल फीडिंग में मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जिसको एज सच आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें हम करते फिर क्या है, हम अपना जो ट्रांसमीटर है वो एंटीना जहां से आपने ट्रांसमिशन करनी है उसकी डायरेक्शन को आप एडजस्ट करेंगे, ऐसी डायरेक्शन से ट्रांसमिशन करें जिसमें मिनिमम हर्डल्स आ रही हो, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स कम आ रही, ठीक है। उसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं। ये एंटीना को आपने देखा होगा कि जो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन है, इनके जो टावर एंटीनास होते हैं, ट्रांसमीटर के एंटीनास जो होते हैं वो जरा टॉप पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो
ह्यूमन पॉपुलेशन के हवाले से नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं वो इनको वीक ना कर सके। तो ये बेसिकली हमने ये जो चैलेंजेस हैं चैनल फीडिंग के हवाले से, इनको इस तरीके से हम अपने ट्रांसमिशन का जो सेटअप है उसको एडजस्ट करके रिसीवर को की पोजीशन, ट्रांसमीटर की पोजीशन, डायरेक्शन, एंटीना की जो शेप है उसको एडजस्ट करके हम इनको हैंडल करते हैं। ठीक है, जो मैंने अब पहले बात की थी कि क्यों हम सेलुलर कम्युनिकेशन 5 गीगाहर्ट्ज पे क्यों नहीं करते। अगर वहां पे करेंगे तो बिल्कुल माइनर से माइनर जो पार्टिकल हैं वो वहां से आपकी ट्रांसमिशन रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू, इसलिए हम उससे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रहे। ठीक है, बात ये है ना कि सेलुलर नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ सेलुलर फोन को ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं, बैंड वही है, क्यों हम उसी बैंड को एफिशिएंट बना रहे हैं, उससे अगले बैंड पे क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए भाई कि वहाँ पे ये चैनल फीडिंग, ये हमारा जो इफेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको हैंडल करना। ठीक है, तो फिर हम हैंडल कैसे करते हैं इसे? ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, एंटीना, एंटीने की हाइट, ठीक है, डायरेक्शन, इनको एडजस्ट करके हम देखते हैं। अपना सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम टावर्स इंस्टॉल करते हैं, एंटीनास इंस्टॉल करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के सेटअप में हम करते भी रहे हैं, एयरफोर्स के रेडियो सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं, तो हम कैसे करते थे भला? ये एक ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया, रिसेप्शन रिसीवर करके देखी, हाँ जी सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या आ रही है, फला आ रही है, ज्यादा आ रही है जी, इसकी हाइट बढ़ाएं, डायरेक्शन चेंज करें, इन चीजों को एडजस्ट करके हम नॉर्मली वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम एडजस्ट करते हैं। और इंटरफेरेंस को फिर हमें अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये हमारे फ्रीक्वेंसी चैनल्स हैं, इनके दरमियान हमें गैप नॉर्मली हम रखते हैं। ठीक है, गैप्स वगैरह क्रिएट करके एफिशिएंटली को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिजाइन चैलेंजेस हैं जो नॉर्मली हमें फेस करना पड़ते हैं व्हेन वी आर डिजाइनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। And in every wireless communication system, the primary concern is to increase the reliability of your interface. क्या होता है? तो जब भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, वायरलेस सिस्टम में मेन चैलेंज, मेन कंसर्न सिस्टम की रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पता नहीं कौन कौन से किस टाइप के सिग्नल एयर इंटरफेस में ट्रेवल कर रहे हैं जो आपके रिसीवर में आ सकते हैं। मेन चैलेंज, मेन कंसर्न इज अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द एयर इंटरफेस। और इसको कैसे हम कंसिडर करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय कंट्रोलिंग द फीडिंग एंड इंटरफेरेंस। ये जो एयर इंटरफेस की रिलायबिलिटी है इसको हम अचीव करते हैं बाय कंट्रोलिंग चैनल फीडिंग एंड इंटरफेरेंस। इन दोनों को, चैनल फीडिंग और इंटरफेरेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैंने आपको बताया, ये कैसे की जाती है। आजकल अगर हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की डिमांड के हवाले से, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, यूज़र नंबर ऑफ यूज़र्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर एक और कंसर्न, एक और चैलेंज जो है वो सामने आ गया हुआ है, दैट इज ऑफ द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। ये हमारे पास जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है उसको एफिशिएंटली हम कैसे यूज करें? ये स्पेक्ट्रम तो वही है, यूजर जो है वो जहाँ पे 10 मिलियन थे, अब वो हर साल के साथ 10 मिलियन इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसी स्पेक्ट्रम में रहते हुए इतने ज्यादा यूजर्स को कैसे अकोमोडेट करना है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, इस हवाले से मेन कंसर्न जो है, एरिया जो है वायरलेस डोमेन के अंदर आगे हुए हैं। तो ये आज ये इस जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन टू वायरलेस सिस्टम्स, उसके हवाले से ये कुछ बातें थी जो हमने बात की। तो इस हवाले से ये समरी है, देख लें, आप भी थोड़ा सा कर लें। इनमें से कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो आप अभी इसमें पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे तो वायरलेस कम्युनिकेशन की बेसिक्स के हवाले से बात करें। हमारे आउटलाइन में फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू वायरलेस, तो वो हमने ये देखा इंट्रोडक्शन के हवाले से आज लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर जो हम शुरू करेंगे विल बी अबाउट द बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीन, डोमेन ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनको दो डोमेन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है इसको हमने स्टडी किया। उसके साथ साथ हमने फिर जो पीरियोडिक सिग्नल देखा, किसे कहते हैं, ये पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न डिवाइस करता है सिग्नल तो उसको हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं, और अगर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता तो उसको एपीरियोडिक सिग्नल कहते हैं।
उसके साथ साथ हमने सिग्नल के हवाले से डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे एनालॉग सिग्नल के हवाले से उनकी बात की, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। फिर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन के हवाले से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की, एब्सोल्यूट बैंडविड्थ की बात की, इफेक्टिव बैंडविड्थ की बात की। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया, आज भी हमने डिस्कशन की चैनल कैपेसिटी के हवाले से। चैनल कैपेसिटी में हमने नाइक्वेस्ट फार्मूला देखा, दैट इज C = 2B, और उसके साथ साथ हमने शैनन फार्मूला देखा जो बैंडविड्थ के साथ साथ नॉइज को भी कंसीडर करता है व्हाइल कैलकुलेटिंग चैनल कैपेसिटी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा कि हमारे पास अवेलेबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट बैंड्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, किस बैंड को किस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, उसमें हमारी डिस्कशन हुई। और उसके बाद लास्टली हमने देखा कि जब भी हम कोई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तो डिजाइन चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या होते हैं। अच्छा, जो सेकेंड लेक्चर है उसमें जहाँ हम बात करेंगे, प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन तो हो चुकी, वायरलेस ट्रांसमिशन के हवाले से, बेसिक्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। इनकोडिंग क्या होती है, मॉड्यूलेशन क्या होती है, नॉइजेस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं, ठीक है, जिस तरह शैनन फार्मूला के अंदर अगर हमने थर्मल नॉइज की बात की थी, उसके अलावा नॉइज के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसकी हम बात करेंगे। ट्रांसमिशन के हवाले से अगर हम लॉसेस की बात करें, लॉस किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के हवाले से जो बात हो चुकी है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं वायरलेस डोमेन, तो ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में भी आएंगी, आपने सुनी भी होंगी पहले, ठीक है। इनको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है बेस बैंड सिग्नल, और एक होता है बैंड पास सिग्नल, ठीक है, बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल, ठीक है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन की बात करें या डाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो नॉर्मली हमारे पास डाटा अवेलेबल, डाटा की अगर हम स्पेशली बात करें तो डाटा हमारे पास नॉर्मली बाइनरी फॉर्मेट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो डाटा है या वॉइस है, ये जिस फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद होती है, इसको इसी फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। इसी फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं होता। हमें इसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी। इस एनर्जी की किसी शेप में हम कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि इसको ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर सकें, ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर इसको ट्रांसमिट कर सकें। इसलिए हमें इसको एनर्जी की फॉर्म में, किसी सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से कंप्यूटर में डाटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में है, आपने इसको कोएक्सियल केबल के ऊपर ट्रांसमिट करना है, कॉपर वायर पे ट्रांसमिट करना है, तो ये डाटा डायरेक्टली कॉपर वायर पे आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। कंप्यूटर को ये समझ, कॉपर वायर पे ये आपका 0-1 तो नहीं ट्रांसमिट हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट दिस डाटा इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, सम फॉर्म ऑफ सिग्नल। ये वाला जो सिग्नल होता है, जो डाटा को कन्वर्ट करने से हमें हासिल होता है, इस सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं, ठीक है। और बैंड पास सिग्नल क्या होता है? देखिए, जो बेस बैंड सिग्नल होता है, इट इज टू वीक, ये इतना कमजोर होता है कि ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करके नहीं जा सकता, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करके नहीं जा सकता। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिस तरह एक समझ लें कि न्यूली बॉर्न बेबी वीक होता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सिग्नल भी इसी तरह वीक होता है, इसको ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना पॉसिबल नहीं होता। और अगर वायरलेस डोमेन की बात करें फिर तो बिल्कुल ही कतई नहीं होता कि इसको आप ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करके ले जाए। तो फिर क्या करना पड़ता है हमें? हम इस बेस बैंड सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं ओवर सम हाई फ्रीक्वेंसी। किसी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको सुपर इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं ऑन सम हाई फ्रीक्वेंसी। तो सुपर इम्पोज करने के बाद जो हमें सिग्नल मिलता है उसको हम बैंड पास सिग्नल कहते हैं, उसको हम बैंड पास सिग्नल कहते हैं, ठीक है। अगर ये डायग्राम में देखें, ये कर्सर की मदद से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमारे पास डाटा था, दैट इज इन डाटा एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा डिजिटल डाटा होता है, वॉइस जो है इट इज एनालॉग डाटा। अब ये जो डाटा इस फॉर्मेट में नहीं होता कि हम इसको क्या करें, ट्रांसमिट कर लें, ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर चढ़ा लें, कोएक्सियल केबल पे चढ़ाना हो या एयर के अंदर ट्रांसमिट करना हो। दोनों सूरतों में हमें क्या करना पड़ता है,
इस डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये डाटा था हमारे पास जो कंप्यूटर में सेव था, इसको हमने क्या किया, इनकोडिंग की, इसकी कन्वर्ट किया सिग्नल के अंदर, सिग्नल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, ये वाला जो सिग्नल मुझे हासिल हुआ, इस सिग्नल को मैं बेस बैंड सिग्नल कहूंगा। डायरेक्टली जो कन्वर्जन से हमें सिग्नल हासिल होता है उस सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। और बेस बैंड सिग्नल इट इज टू वीक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये बेस बैंड सिग्नल है ये भी मॉड्यूलेटर को दे दूंगा और वो कैरियर फ्रीक्वेंसी भी दे दूंगा जिसने मेरे सिग्नल को लेकर जाना है। दोनों चीजें, फ्रीक्वेंसीज किसको फीड कर दी, मॉड्यूलेटर को कर दी। मॉड्यूलेटर क्या है, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस, एक डब्बा होता है, हार्डवेयर होता है, जो क्या करता है, आपका जो बेस बैंड सिग्नल है इसको सुपर इम्पोज कर देता है कैरियर सिग्नल के ऊपर। अब आपका सिग्नल, जो रिजल्टेंट सिग्नल आपको मिलेगा आफ्टर दिस आफ्टर सुपर इम्पोजिंग बेस बैंड सिग्नल ऑन कैरियर सिग्नल, वो वाला सिग्नल जो होगा उसको हम बैंड पास सिग्नल कहते हैं। बैंड पास सिग्नल कहते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो सिग्नल इट इज बैंड पास सिग्नल। ये किस चीज, ये इट इज ए मिक्सचर ऑफ बैंड पास, बेस बैंड सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। तो ये कॉन्सेप्ट है बेस बैंड सिग्नल का एंड बैंड पास सिग्नल। ठीक है जी, होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन के हवाले से अगर हम बात करें, virtually impossible to transmit baseband signals in wireless domain, ये बात मैंने कर दी कि बेसबैंड सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट करना वायरलेस डोमेन के अंदर इम्पॉसिबल होता है। ठीक है जी, सिंगल क्यों इम्पॉसिबल होता है, सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम फॉर ऑल यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। एक ही इंटरफेस है, एयर इंटरफेस है, जो हर तरह के यूजर, तमाम तरह की एप्लीकेशन उसी एयर इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, इंपेयरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, फिर कैसे क्या करें। ठीक है, देखिए अगर बात होती वायर्ड नेटवर्क की, तो हमें अगर कोई नई एप्लीकेशन नए यूजर को कम्युनिकेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, नई वायर डाल दें, नई केबल डाल दें। ठीक है, नया यूजर आप कम्युनिकेट कर लेंगे। पीडीसीएल वाले हैं, इन्होंने नया इंटरनेट कनेक्शन देना, क्या करते हैं, एक नया पेयर ही डाल लेना, अपने नियर बाय डीपी से, ड्रॉप बॉक्स से एक पेयर लिया, डाल दिया। नंबर ऑफ यूजर को अकोमोडेट करना वायर्ड नेटवर्क्स के अंदर बड़ा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जबकि वायरलेस डोमेन के अंदर हम बात करें तो इसमें चैनल को हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते, तो फिर हम करते क्या हैं, हमें वो बाकी जो चीज़ें उनको हमें कंसिडरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, जब हम वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें एक तो ये बात हो गई कि सिंगल इंटरफेस है, तमाम यूजर्स को उसी के अंदर अकोमोडेट करना। उसके साथ साथ हमें और जो चीज़ें देखनी होती हैं वो एंटीना का साइज हमें देखना होता है कि एंटीना साइज मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू सिग्नल्स वेवलेंथ। ठीक है, अरे ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि आपने देखा होगा कि एंटीना है, ठीक है, आपने कभी गौर की है, फॉर एग्जांपल भारत वालों का एंटीना है वो यू फोन के सिग्नल को नहीं रिसीव करता। ठीक है, तो भाई देखें ये जो एंटीना होता है इसका साइज, इसकी शेप, इट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आपका जो चैनल है, आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, एंटीने का साइज उस वेवलेंथ के हिसाब से एडजस्ट किया गया। ठीक है, अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके एंटीना का साइज स्मॉल है फ्रॉम π/4 वेवलेंथ, आपके चैनल की जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। आपने एक एंटीना डिजाइन किया है, वो एंटीना कौन सी फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा जिसकी वेवलेंथ π/4 से ज्यादा हो। π/4 क्या चीज है, वेवलेंथ की बात करें। अगर π/4 से कम होगी तो एंटीने से एनर्जी आपकी रिसीव नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंटीने का साइज मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपका सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है तो आपको एंटीना का साइज होना चाहिए, इट विल बी फ्यू 100 मीटर्स। ठीक है, और अगर आपका 1 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल है तो फिर सेंटीमीटर में जो है जैसे जैसे आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपका एंटीना का साइज स्मॉल होता चला जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जब वायरलेस ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है। लो फ्रीक्वेंसीज जो है
उसमें अपनी हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोपोगेशन की अलग से होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स टिल्ट टुवर्ड्स एंड फॉलो द अर्थ सरफेस। यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो अर्थ की सरफेस के साथ साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस को फॉलो करने की कोशिश। तो डेफिनेटली जब अर्थ की सरफेस को फॉलो करेंगे तो देन these signals cannot travel very far, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब आपने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कम्युनिकेशन कर रही है तो फिर हम लो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ नहीं करते। फिर हम किसको यूज़ करते हैं? फिर हम, आपको पता है, हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हैं, तो जब हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हम कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अच्छा, बच्चों कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ रही है, सेशन एंड हो रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो काइंडली पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर। बेस बैंड सिग्नल क्लियर हो गया, बैंड पास सिग्नल ये भी देखते हैं इस हवाले से है। और वायरलेस ट्रांसमिशन के हवाले से जो हमने देखा, इसमें हमने जब वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें मेन तो एयर इंटरफेस सिग्नल, उसी में यूजर्स को अकोमोडेट करना है, एंटीने का साइज होता है, फिर जिस टाइप की एप्लीकेशन हो उसी टाइप का हमने फ्रीक्वेंसी चैनल यूज करना होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ लें, एनी क्वेश्चन? अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा स्लोली ज़्यादा थोड़ा सा एलेबरेट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो कि जो क्लियर ना हो हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, इसमें मेन चीज़ ये है कि जितनी बेसिक्स आपकी सॉलिड हो जाएंगी उतना आपके लिए कोर्स जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो आई होप कि जो टर्मिनोलॉजीज, जो बातें हमने की हैं, कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए हैं, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं।